खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से है, जहां आज रविवार दोपहर सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की एक संयुक्त रूप से भारत एकता मिशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने सरकार के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते हुए कहा कि आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में पाल समाज से सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ली है। आजकल जो देश में चल रहा है, हम लोग उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे, क्योंकि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की सदस्यता लेना ही मौजूदा सरकार के खिलाफ विद्रोह का बगुल फूंकना है। इसलिए आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से आज बड़ी तादाद में लोग आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की सदस्यता ले रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है। आपने अभी देखा भी होगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मठ की परंपरा भी भूल चुके हैं और प्राइमरी स्कूल को बंद करने का आदेश कर रहे हैं। देखा है कि प्राइमरी स्कूल में किसी अधिकारी, नेता या व्यापारी का बच्चा पढ़ता है। प्राइमरी विद्यालय में निर्धन गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार गरीब किसान मजदूर लोगों को खत्म कर देना चाहती है। आप सभी का, मेरे बड़े बुजुर्गों का, मेरे साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज हमारे बीच भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी और राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया जी सहारनपुर से चलकर आए हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। जिला अध्यक्ष हमारे भाई रजत भाई निठारिया जी और दिनेश जी भी उपस्थित हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। जितने भी लोग बाहर से हमारे अतिथि आए हैं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के, आपका भी मैं सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन वंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। साथियों, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष हूं, मेरे ऊपर आपने एक जिम्मेदारी दी हुई है। मैं ऐसे ही बिना कोई सोचे समझे कदम नहीं उठाऊंगा। आपने देखा था जब एमपी चुनाव हुआ था, जब एमपी का चुनाव हुआ था, हमने ग्रीन फार्म में एक सभा बुलाई थी। बीजेपी के खिलाफ हमने बिगुल बजाया था और संजीव बालियान को हराने का काम आप सबने किया था। कारण क्योंकि हम हमेशा उपयोग होते रहे हैं, हम हमेशा उपयोग होते रहे हैं। अभी आप अपना काम लेकर कोई चला जाए बीजेपी के किसी नेता के पास, हमें केवल लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं मिलता, हमारा काम नहीं होता। मैंने इस पार्टी को, भीम आर्मी को बहुत नजदीक से परखा है। अभी पीछे एक घटना हुई बुढ़ाना में, मेरे पास फोन आया कि एक गडरिया समाज की लड़की और एससी समाज की लड़की को कुछ जाटों ने पीट दिया। क्यों पीट दिया भाई? वो दोनों बेटियां स्कूटर पे थी, स्कूटी पे थी, वो जाट के लड़के गाड़ी में थे। और जाट से मतलब नहीं है, बात यह है कि वो संजीव बालियान समर्थित लड़के थे। जाट ऐसा नहीं, जाट खराब है, जाट अच्छे हैं, बढ़िया है, जाट भी अच्छे हैं, बढ़िया होते हैं। पर बात यह है कि कौन व्यक्ति किस लेवल पे जाके उन्हें समर्थन दे रहा है। वो बच्चे थाने में गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। पता चला कि वो तो संजीव बालियान जी के भाई समर्थित हैं, उन्हें कोई रिपोर्ट लिखी नहीं जा सकती। मैंने अपने बड़े भाई कमल वालिया जी को रात को फोन करा, लगभग 10:30 बज रहे होंगे। मैंने कहा भाई साहब ऐसे समस्या है, रिपोर्ट भी लिखी जा रही हमारी। तो भाई साहब ने कहा फोन रखो। भाई साहब ने एसएसपी साहब को मुजफ्फरनगर फोन मिलाया और फोन मिलाकर कहा कि जो बुढ़ाना में आज घटना हुई है, गडरिया लड़की और एससी लड़की की, अगर उस पर कल तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो भीम आर्मी कल बुढ़ाना का घेराव करेगी। और भाई साहब सुबह होने तक मेरे पास खबर आ गई उन्हीं की कि सुबह रिपोर्ट लिखी जा चुकी है। तो मैं क्यों ना इनके साथ जुड़ूं, जो मेरी आवाज बन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मैं क्यों ना जुड़ूं उनके साथ, मेरा समाज क्यों ना जुड़े उनके साथ। आज कौशाम्बी की घटना है, कौशाम्बी में जो गडरिया लड़की 8 साल की बच्ची, कितना दर्द होता है दिल में कि बिटिया के साथ ऐसा हुआ। और उसे कौन समर्थन दे रहा है? भाजपा के नेता, जिनकी सरकार हम बनवा रहे हैं, जिनकी सरकार हम बनवा रहे हैं, वो समर्थन दे रहे हैं उन गुंडों को, उन बलात्कारियों को। वहां आवाज कौन उठा रहा है? हमारा भाई चंद्रशेखर, हमारा भीम आर्मी, हमारी आजाद समाज पार्टी वहां हमारी आवाज बनकर वहां जा रहे हैं। आज भी भाई कौशाम्बी में है। तो साथियों, क्यों ना जुड़े इनके साथ। आज जितने मेरे युवा बैठे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि चंद्रशेखर भाई किस निडरता के साथ बहुजन की आवाज, हर समाज की आवाज, हर समाज का मुद्दा लोकसभा में रख रहे हैं। और विपक्ष और जो आज सत्ता पक्ष है वो घबराया हुआ है, उन्हें तरह तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। पर जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब षड्यंत्र समझती है
कि जिस जितना तुम आरोप लगाओगे उतना ही तुम्हारे भाई को, हमारी आजाद समाज पार्टी को, भीम आर्मी को मजबूत करोगे। हम आरोपों से टूटने वाले लोग नहीं हैं। तो साथियों, चंद्रशेखर भाई आज अकेले हैं लोकसभा में, परंतु 29 में आप देखना आजाद समाज पार्टी से लोकसभा भरी होगी और 2027 में विधानसभा भरी होगी। हमें अपने चंद्रशेखर भाई को मुख्यमंत्री बनाना है, फिर प्राइम मिनिस्टर भी दूर नहीं। 2027 में सब मिल जाओ, सब एक हो जाओ। बहुजन के लिए ये मेरा निवेदन है, बहुजन एक हो जाओ और एक होकर आप अपने आप को प्रयोग मत होने दो, बल्कि जो अधिकार, जो हक बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतने संघर्षों के बाद आपको दिलाने के लिए लड़े हैं, वो आपको हक मिलने चाहिए। वो मिल ही नहीं रहे। बताइए, हमें हक मिल रहे हैं क्या? नौकरियां आए नहीं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा? गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में तो जाता है, वो बंद कर दिए। प्राइवेट स्कूल की फीस वो वहन नहीं कर सकता। तो ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को हमें समझना होगा। हम ओबीसी में और ओबीसी के अंदर भी कोई जाट कह रहा है, कोई भटरिया कह रहा है, कोई सैनी कह रहा है, कोई कश्यप कह रहा है। अब एक हो जाओ, बहुजन हो जाओ और आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लो, हाथ थाम लो। आज समय है, वरना सब इधर बितर हो जाएगा। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं मेरे भाई, आप आए, मेरे बड़े भाई वीरेंद्र जी, मेरे बड़े भाई कमल वालिया जी। आज हम सब लोग यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करेंगे। आज बहुत बड़ी भीड़ होने वाली थी भाई साहब। मौसम कई महापुरुषों को भी नमन। गुरु रविदास जी की 2 लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। अब मुझे आशा नहीं, उम्मीद है प्रोफेसर साहब उन 2 लाइनों में बहुत सारी चीजें सिमटेंगे जो आप कहना चाहते थे, वो मैं सिमटेंगी। गुरु रविदास जी कहते हैं कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, क्यों करूं मैं वृंदावन वास। कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, क्यों करूं मैं वृंदावन वास। ईश्वर मेरे मुझ में है, मैं क्यों करूं उनको इधर-उधर तलाश। सीधा सीधा मतलब है कि मौजूदा सरकार इस राजनीति को यहाँ सांप्रदायिकता के आधार पर, जाति के आधार पर स्थापित करने में लगी हुई, वो लगातार जाति धर्म के नाम पर हमें तोड़ रही है। जैसे जब चुनाव आता है तो हम उस समय हिंदू होते हैं, बड़ी मजबूती के साथ हिंदू बन जाते हैं। हर कोई आता है, कहता है भाई हम हिंदू हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब नौकरियों की बात आती है, जब अधिकारों की बात आती है, जब अच्छी ठेकेदारी की बात आती है, तो उस समय पाल प्रजापति कश्यप कुमार गडरिये जाट धोबी नाई गुजर चमार चुड़ैये हम लोग हो जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, आप इस चीज को भांपिए, ये हमारे पुरखों ने सहा है। अभी जिस 8 साल की बच्ची का जिक्र कर रहे हैं ना सब लोग, उस 8 साल की बच्ची के विषय पूरी कहानी में बताता हूँ आपको। उस बच्ची का रेप हुआ, रेप होने के बाद पुलिस प्रशासन हिल गया और हिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया, न्याय के लिए जो करना चाहिए। मुकदमा दर्ज किया, पोक्सो लगी और पोक्सो लगने वाला जेल गया। लेकिन जैसे ही ब्रिजेश पाठक जी मुख्यमंत्री का नाम है, जैसे ही पाठक साहब को पता लगा कि मेरे समजातीय लोगों को पोक्सो में जेल भेज दिया गया है, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट बदल दी गई। 2 दिन के 3 दिन के अंदर वो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति जेल से छोड़ दिया गया और जिस बेटी का रेप हुआ था उस बेटी के परिवार को, उसका बाप, उसका भाई, उसका चाचा को जेल भेज दिया गया। ये है असली कहानी वहां कि 24 घंटे में पुलिस ने एक रेप पीड़िता बच्ची को अन्याय करने वाला बना दिया। अब आप सोचिए आपकी आबादी, हम सब की आबादी, हमारे पुरखों ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। सोचा कभी आपकी संख्या कितनी है, कहाँ रहते हैं, क्या क्या हमारी व्यवस्थाएं हैं, इस देश की जनगणना में कितना हमारा हिस्सा है। और नहीं है तो क्यों नहीं है कि धर्म के नाम पर डंडा उठाने के लिए हम हैं, हम जाति के नाम पर पिटने के लिए हम हैं, रेप होते हमारी बेटियों के साथ देखने के लिए हम हैं। लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो हम कहां चले जाते हैं, कहां जमीन पर जाता है। जिन लोगों ने जानकारी हासिल की वो लोग आगे क्यों बढ़ गए। मैं बाल राजवंश पढ़ रहा था, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक उनका राज रहा। बहुत सारी बातें नहीं कहूंगा उस वंश के विषय में, कहूंगा तो कल
बड़ी बड़ी न्यूज छपाई में उन्होंने ये कह दिया। पढ़ना चाहिए आप लोगों को, पढ़ना चाहिए कि आप कौन थे, तुम्हारे पुरखों ने किया क्या। अगर हम ये भी नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या होगा। हम भी रामास्वामी पेरियार का नाम तो लेते हैं, आप जानते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने आडंबरवादी सत्ता को चुनौती दी, खड़े होकर के स्पष्ट भाषा में कहा कहीं कोई कुछ नहीं है, और जिसको जो उखाड़ दो। कब कहा? जब यहाँ आडंबर के नाम पर हम इतना बड़ा तांडव था कि हत्या कब हो जाए ये नहीं पता था। हम तो उस वंश के लोग हैं, और हम उस वंश के लोग होते हुए भी अपने इतिहास को नहीं खंगाल रहे, नहीं छाड़ पा रहे। गुलामगिरी की बात चल रही थी, मैं लिख कर देता हूँ, हाथ खड़े कराऊंगा, मुश्किल से एक आध व्यक्ति होगा जिसने गुलामगिरी पढ़ी होगी। बिल्कुल पढ़ी नहीं भाई, मैं भी लिख के देता हूँ कि हाथ खड़े कराओ, यूवी रामास्वामी पेरियार को कितने लोगों ने पढ़ा? नहीं पढ़ा। हाँ, ललित सिंह यादव ने यूवी रामास्वामी पेरियार को पढ़ा, इस देश को हिला दिया, सुप्रीम कोर्ट को झुका कर यहाँ खड़ा कर दिया, अकेले आदमी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की यूनिवर्सिटियों में कितने प्रजापति, पाल, कश्यप, कुमार, कहां, डोबी, नाई, खटीकों के वो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कितने होंगे प्रोफेसर साहब? हैं कोई? तो नगण्य भाषा में है, जैसे पूरे इस पेज पर एक पेन की नोक से चिन्ह बना दिया जाए, इतनी भी जनसंख्या में नहीं है, समझे। और जब तक आपकी हिस्सेदारी वहां तक नहीं पहुंचेगी, क्या उत्थान है आपका बताओ मुझे? मजदूरी करके कमाना, थोड़ी सी ठेकेदारी करना, या छोटे छोटे काम करके अपना परिवार चलाना, यही उत्थान है क्या? और अगर यही उत्थान है तो वो लोग कहाँ हैं जिनकी कई कई हजार करोड़ का टर्नओवर महीने का और साल का है? वो लोग कहाँ हैं? समझो, हम तो इंसान है, जानवर भी लोग अपने अधिकार के लिए लड़ता है। कुत्ता देखा आप लोगों ने? जब रोटी दी जाती है दूसरा कुत्ता तो लड़कर कहता नहीं मेरा भी अधिकार इसमें है, और हम इंसान लड़ना भी नहीं सीख रहे हैं। हम तो दूसरों की लाइन पर चल पड़े। मैं तो जब ये शब्द देखा गडरिया सदस्यता ज्ञान, मैंने कहा मैंने भाई ये क्या है? कह लगी हमारी असली पहचान तो यही है। और मैं भी पूछ लूँ ना कि कितने लोगों के वो उनके काम है, क्यों आज करोड़ों का इनका बैठा उसमें, कितने लोगों के उनके काम है। जैसे मैं जब दलितों में जाता हूँ, खालसा समाज जाति के लोगों में जाता हूँ, घाटों में जाता हूँ, पूछता हूँ कितने लोगों के जूतों के काम है? भैया बनाते तो है, हमारा काम नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कितने लोगों का उनका काम है, तो परसेंटेज में एक आधा आदमी दिखा तो दिख गया, वो भी देखने को मिला। क्यों? आज की करोड़ों की इनकम है, जो उनकी उनसे कपड़े वो कर रहा है, करोड़ों की इनकम है, वो सब काम किसने ले लिए? उन्होंने। जब उसमें इनकम नहीं थी तो हम थे। अब मैं पूछ लूँ मांस का ही कितने लोगों का काम है? भाई भेड़ बकरी का मांस नहीं बिकता है ना, तो कुछ नहीं मिलेगा। उनकी तो हड्डियां भी बिकती हैं, किसके पास चले गए सारे? आज करोड़ों की इनकम उनके पास चले गए जो भी विरोधी है। भाई बीजेपी ने झंडा दे दिया कि हिंदू धर्म का झंडा उठाओ और खुद से फिरो। ना हमारी शिक्षा पर ध्यान देना, ना हमारे व्यापार पर ध्यान देना, ना किस पर। जिन ओबीसी समाज के लोगों ने आर्टिकल 340 ना पढ़ा हो, खासतौर से जो यहाँ युवा बैठे हैं, वो आर्टिकल 340 पढ़े कि डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों को अधिकार देने से पहले यहाँ के पिछड़ों के लिए अधिकार लिखे थे कि आर्टिकल 340 है, और इतनी शक्ति पैदा करना कि जो मरी चाहे देश बराबर कर देना। सो रहे हैं हम लोग, सो रहे हैं, लड़ना ही नहीं चाहते। अगर मंडल कमीशन यहाँ ना आया होता, काशीराम साहब और उस समय के लोग न लड़े होते, ये जो आरक्षण के नाम पर 27% की भीख बैकवर्डों को दी गई इस देश में, समझे हो, तो आज छोटी मोटी नौकरी पे ना होते, ना ही तो पुलिस में प्रोफेसर बन पाते, ना ही पुलिस में भर्ती हो पाते, ना ही कई और छोटे मोटे काम हो पाते, अगर वो मंडल कमीशन के तहत वो चीजें लागू ना हुई होती। इस पर सवाल पूछने की हिम्मत किसी में है नहीं। मैं आपको बताऊं, वहां बेटी का देखो पाल समाज का नेता है, सदन भी है, उसकी इतनी हैसियत नहीं बढ़ी कि उस बेटी के लिए खड़ा होकर कहता नहीं गलत हुआ है। इसलिए बुरा मत मानना मेरी बात का। काशीराम साहब कहते थे कि वो लोग तुम्हें ताकत तो दे देंगे, वो लोग तुम्हें मंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी बना देंगे, लेकिन जब तुम्हारे अधिकारों की बात आएगी, तुम्हारे लिए न्याय की बात आएगी, तो तुम्हें गली का कुत्ता बना के छोड़ देंगे, गले में पट्टा डाला हुआ था वो ही करके छोड़ देंगे। तो हमें भी तो सीखना पड़ेगा ना, या नहीं सीखना पड़ेगा? हमारा खान पान एक, रहन सहन एक, चाल चलन एक, रंग रूप एक, तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन अपना कौन बनाया, कौन लड़ सकता है
और कौन जाकर तलवे चाट सकता है। इतनी तो मुझे उम्मीद है कि जगदीश पाल जैसे नेता, भाई गोविंद पाल जैसे नेता, शिवपाल जैसे नेता ये किसी के तलवे नहीं चाटते, क्योंकि जब इनके गले में नीला पड़ना पड़ा तो इन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। कमल भाई ने तो फोन कर भी दिया होगा, अगर ये सूचना मेरे पास थी मैं फोन ना करता, मैं शिवपाल को जाकर मैं कहा कोतवाल से एसएसपी जाके भिड़ता पहले लड़ जाकर खेला, ठीक है। जब तेरे पर मुझे बताया कि फिर आए नहीं हमारे बताइए क्या बात है आपके साथ, लेकिन ये रुकता भाई बनेगी कैसे? शिक्षा हासिल हम लेंगे नहीं, इतिहास को हम पढ़ेंगे नहीं, जानकारी हम निकालेंगे नहीं, हम कौन है ये समझेगा नहीं, हमें कहाँ किसके साथ खड़ा होना चाहिए ये समझ आएगा नहीं। भाई के साथ खड़ा होना चाहिए कि दुश्मन के साथ खड़ा होना चाहिए? भाई के साथ होना चाहिए ना। इतिहास पढ़ना शुरू करो, अपने आप पता लगेगा कि दुश्मन कौन है। ये जो लोग आज देशभक्ति का डंडीना पीट रहे हैं ना कि देशभक्ति देशभक्ति देशभक्ति, सड़क पर चिल्लाने से देशभक्ति आती है क्या? एक नेता हुए चौधरी चरण सिंह साहब प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने एक लाइन में देशभक्ति बना दी थी क्या होती है कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों को लेने से गुजरता है। यानी कि भारत की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक यहाँ का सर्वहारा समाज आए, किसान मजदूर समाज और यूपी उड़ना पड़ जाए, उसे रोटी कपड़े मकान की चिंता न रहे, तब तक इस देश की उन्नति नहीं हो सकती। बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी क्या कह रही है कि यहाँ की गरीबियों को खत्म करो, यहाँ के पिछड़े को अधिकार छीन लो, यहाँ के दलितों को बोलने मत दो, यहाँ के मुसलमान को रोटी मत खाने दो, ये देशभक्ति है। इतिहास जानते नहीं है, वो क्षेत्र है जहाँ खड़े में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी सहारनपुर से लेकर मेरठ तक उलेमा पे सिर लटके हुए थे, यहाँ के मुसलमानों के मुस्लिम उलेमा पे सिर पेड़ों को लटके हुए थे। और यहाँ जाट गुजरों ने, यहाँ पाल कश्यप प्रजापतियों ने, इन्होंने आंदोलन में पूरे आजादी के आंदोलन की बात कर रहा हूँ, इन्होंने आजादी के आंदोलन में तन मन धन अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। याद किसी के रहता है कोई का नाम याद नहीं होगा, क्योंकि इतिहास को इतनी अच्छी खूबसूरती से दफनाया जा रहा है कि इतिहास को नहीं दिया जाता। मैं तो चीख चीख कर कहता हूँ, ये आंदोलन जिसको हम चला रहे हैं, ये आंदोलन बैकवर्ड का आंदोलन है, ओबीसी समाज का आंदोलन है। आज ओबीसी समाज इस आंदोलन को छोड़कर दूसरे लोगों के आंदोलन को मजबूत कर रहा है। जिस दिन ओबीसी समाज की समझ में आ गया कि उसके पुरखों का आंदोलन कोई चला रहा था, भीम आर्मी चला रही है, उस पुरखों के आंदोलन को चला रहा था, चंद्रशेखर आजाद चला रहे हैं, उनके नेता चला रहे हैं, तो मैं लिख कर देता हूँ भीम आर्मी के नेता आपके घर आकर पैर में आपके पूछना शुरू करते हैं और यूं ना का भाई बता क्या करना है, लिख कर लिखवा रहे बात साहब। लेकिन हम, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं कि हम बिना जानकारी के ही तार जितना उठा के चल सकते हैं। साथियों, युवाओं, एक चीज समझो कि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, गरीबी का। अगर आपके घर में नौकरी होगी, आपके घर में शिक्षा होगी, तो आप किसी पड़ोस के व्यक्ति के साथ लड़ भी सकते हैं। और अगर आपके घर में रोटी नहीं है, आपके घर में शिक्षा नहीं है, आपके घर में पैसा नहीं, इनकम नहीं है, तो आपके पड़ोस में चाहे मुसलमान रहता हो, चाहे हिंदू रहता हो, चाहे बौद्ध पारसी सिख ईसाई रहता हो, तो आप किसे लड़ना तो छोड़िए, उसकी तरफ देखने की हिम्मत आपकी नहीं। तो सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले रोजगार चाहिए। उसकी बात बीजेपी करेगी नहीं। बीजेपी की सरकार है, बताओ नहीं है क्या? ये मेन जगह नाम है, ये मेन कस्बा है जहाँ पर हमें बाहर पानी का आलम देखा क्या है? बारिश में पानी का आलम देखा था? कभी सोचा ऐसा क्यों है? ये तो नहीं सोचा होगा, हमने सोचा बारिश हुई, पानी भर गया, बात खत्म। नहीं, हर जगह सीवर बनते हैं, डाटा इकट्ठा होता है, पैसे इकट्ठे होते हैं, सरकारी योजना के तहत प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी कि यहाँ से बाहर तक की सड़क का एक समीकरण बताता हूँ आपको। यहाँ से बाहर तक मुश्किल से मुश्किल 40 मीटर सड़क होगी है। इस सड़क के लिए 26 जनवरी 1950 के बाद जो चुनाव हुए हैं, इस सड़क के लिए हर बार पैसा सेशन हुआ होगा। और सबसे छोटी इकाई होती है मेंबर का चुनाव, गांव के मेंबर का चुनाव होती है ना। उससे बड़ी इकाई होती है बीडीसी का चुनाव, नगर में होती है पार्षदी का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, विधायक का चुनाव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव और फिर राष्ट्रपति का चुनाव। ये सब वो चुनाव है जो आपके क्षेत्र के बजट के लिए जहां से पैसा सेशन होगा। भाई प्रधान बनता है, पैसा आता नहीं आता गली घरों के लिए,
आता है ना? ब्लॉक प्रमुख बनता है, गली खरोंदे के लिए पैसा आता नहीं आता है। जिला पंचायत सदस्य जितना पैसा आता नहीं आता है जिला पंचायत सदस्य के गली खरोंदे के लिए। जिस क्षेत्र का विधायक होता है वहाँ के विधायक का अपना निधि होता है, नहीं होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपना निधि होता नहीं होता है? कभी सोचा वो इतना पैसा जो आ रहा है एक सड़क के लिए, हर बार पैसा आ रहा है, साल में 5-6 लोगों के पास पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी वहां पानी भरा हुआ है। सोचा कभी क्यों? अगर नहीं सोचा तो खुद को शर्मिंदगी महसूस करो, खुद को याद कराओ कि शहीद आजम भगत सिंह जब 23 साल की उम्र फांसी चढ़ रहे थे इस देश के लिए, जब करतार सिंह सराभा 17 साल की उम्र में फांसी चढ़ रहे थे इस देश के लिए, जब खुदीराम बोस 15 साल की उम्र में फांसी चढ़ रहे थे इस देश के लिए, तो यार हमारी सोच इस देश के प्रति कहां चली गई? क्षेत्र के प्रति नहीं, इस देश के प्रति कहां चली गई? क्या हम युवा नहीं है? हम लड़ना नहीं जानते? हम मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते, लेकिन हमने सोचना बंद कर दिया है। वो जो आज डाटा फ्री का फोन में मिलने लगा है, उस डाटे का यूज जहां में करना चाहिए था वहां हमने नहीं किया। उस डाटे का यूज किया हमने सिर्फ और सिर्फ मूवी देखने के लिए, रील देखने के लिए। मैं लिख कर देता हूं, अगर मैं आपकी हिस्ट्री चेक करूं फोन की, तो ये तय होगा कि आपने भारत की हिस्ट्री के बारे में, अपने किसी पुरखे के बारे में एक बार गूगल पर सर्च नहीं किया आपने पिछले एक महीने में। लिख कर लिखवा लीजिए मुझसे। एक आदमी तो ऑप्शन होता है, ये सर्वे है, अभी मैंने किया नहीं, अगर आप कहो तो करके भी दिखा दूंगा। अब आप सोचिए ना, जाम रहते हैं, जाम खाते हैं, वो लुट रहा है देश, हमारे पुरखों के इतिहास को खत्म किया जा रहा है, हम उनको जानना भी नहीं सोचते, पढ़ना भी नहीं सीखते। क्यों? क्या फायदा इसी जवानी का? बताइए क्या फायदा इसी जवानी का? कोई फायदा है क्या? कल ये देश गुलाम हो जाएगा, फिर क्या करोगे? आप जानते हैं देश गुलाम कैसे हुआ? ये हमारी वजह से गुलाम नहीं हुआ, हम तो पहले से मेहनत कर रहे हैं। ये नदी नाले बिल्डिंगें जो है ये हमारे पुरखों ने खोद खोद के बनाई, समझे? ये देश गुलाम हुआ था क्योंकि यहाँ संघ के लोगों के द्वारा, सीधी सी बात है, यहाँ व्यापार के नाम पर लोग बुलाए गए थे बाहर। जब उनको व्यापार के नाम पर बुलाया गया, उन्होंने व्यापार कर करके इस देश की रियासतों को इकट्ठा कर दिया। रियासती तो दीपन है, देश थोड़ा था, ये रियासत थी, और फिर इस पूरे देश को गुलाम बनाया गया। आज लग नहीं रहा आपको ऐसा ही है? आज अडानी अंबानी हर चीज को खरीद ले रहे हैं। रेलवे खरीदा जा रहा है, बीएसएनएल खरीदा जा रहा है, सब चीजों खरीदा जा रहा है। तो आपको क्या महसूस हो रहा है? सोचा कभी इस थ्योरी के विषय में कि अडानी अंबानी को इतनी तेजी के साथ सब चीजें क्यों बेची जा रही हैं? ये उन्हें द्वारा इस देश के युवाओं को साइकोलॉजिकल बीमार करने की थ्योरी है कि यहाँ आने वाले समय में सिर्फ रोटी को विकास समझा जाए कि अगर रोटी मिल गई तो ये महसूस हो जनता को कि हमें बहुत कुछ मिल गया है, जनता आवाज उठाने लायक ही न रहे। समझिए, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि इस देश प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद किए जाएंगे, प्राइमरी स्कूल बंद किए जाएंगे। सोचिए कि प्राइमरी स्कूल को समझिए, थोड़ा डिफाइन करके बताता हूँ। प्राइमरी स्कूल जहाँ के जो टीचर बाकायदा बीएड पीटीसी की डिग्री लेते हैं, बाकायदा उनको ये बताया जाता है कि उनको पढ़ाना कैसे है, बच्चों को सिखाना कैसे है, और फिर टेस्ट देते हैं। टेट का टेस्ट पार करके फिर जाकर के वो 2 साल के बाद कहीं को नियुक्ति मिलती है। यह है प्राइमरी स्कूल। अब प्राइवेट स्कूल बताता हूँ, 12वीं पास किया हुआ व्यक्ति, बीए पास किया हुआ व्यक्ति, 12वीं पास किया हुआ व्यक्ति, बीए पास किया हुआ व्यक्ति जाकर के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने लगता है। जो मैंने बात की, दोनों में से कौन सी शिक्षा अच्छी है? सरकारी स्कूल वाली या प्राइमरी स्कूल वाली? जो आदमी ट्रेंड होकर आया है वो सिखाएगा, ज्यादा अच्छा है, या फिर जो आदमी बस पढ़ करके 12वीं इंटर पास करके आ गया वो सिखाएगा? ट्रेनर सिखाएगा ना। अब आप सोचिए, ऐसी साइकोलॉजी बनाई गई है कि हम अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, इसलिए हम चाहें भी तो हमारे घर की महिलाएं ये कहती है नहीं, मैं अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि सरकार जानती है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 21 कह दिया है, और इस 21 कह के तहत हर बच्चे का शिक्षित होना जरूरी है। संविधान का आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 21 कह। और जब आप इस आर्टिकल के विषय में जानेंगे, समझेंगे, तो ये आर्टिकल 21 कह का सही प्रयोग हो जाए, क्योंकि इस देश की आज की आबादी मजदूर किसानों की आबादी है।
तो प्राइमरी स्कूलों की नसबंदी की जा सकती है, प्राइवेट स्कूलों की नसबंदी की जा सकती है, सरकार जानती है। तो इसलिए वो प्राइमरी स्कूलों को धीरे धीरे बंद कराना चाहती है और फिर उन्हीं प्राइमरी स्कूलों को वो अडानी जी को वेयर हाउस बनाने के लिए दे देंगे। कर क्या रहे हैं, सवाल ये है। भाषण तो बहुत हो लिए, लगातार नेता आएंगे, खूब भाषण देंगे, अच्छे भाषण आपको बताएंगे, 2-4 चुटकुले मारेंगे, आपको हंसी आएगी, 2-4 तालियां बजवाएंगे, आपको हंसी आएगी, एक दूसरे नेता की बुराई करेंगे, आपको हंसी आएगी। लेकिन मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि हमारी देशभक्ति कहां है, हम अपने देश के विषय में क्या सोच रहे हैं। क्या हम भी आरएसएस के लोगों की तरह हो जाए कि सड़क पर चलकर जय श्री राम चिल्लाएं और चाटा मारते फिरे अपने से बुजुर्ग की गाल पर, या सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते फिरे, या फिर जब कावड़ चलेंगे ठेले पर पर्ची लगा दी जाए। कल तो पर्ची लग सकती है, मेरे नाम पर लिखते हैं विनय रतन सिंह चमार, इसकी ठेली पर नहीं खाना, जगदीश पाल गडरिया, इसकी ठेली पर नहीं खाना, या हमारे गुर्जर समाज के भाई हैं या जाट समाज के भाई हैं, मैं इनकी जाति का नाम लिख कर पर्ची लगा दी जाए कि भाई इनकी ठेले पर नहीं खाना। और ये तो कहती है मनुस्मृति कि जो शूद्र है उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है। ये तो कर रही है बीजेपी। हम क्या कर रहे हैं, सवाल ये है। धर्म मानना हमारा आंतरिक मामला है, किस धर्म को मानेंगे ये हमारी टेंशन है, सरकार की नहीं। और ना सरकार का कोई आगा शंका आगा में बताएगा कि तुम ये करो, अपने अंदर परिवर्तन लाओ, इस देश की व्यवस्था को समझो। शहीद आजम भगत सिंह क्या सोचते थे, क्या चाहते थे, इसको समझो। कैसे हम इस देश को बदल सकते हैं, इसको समझो। यहाँ का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इस देश का राजा कैसे बन सकता है, इस पर ध्यान दो। तभी मैंने आपको कहा कि कई बार पाल राजवंश के विषय में पढ़ो। पाल समाज के लोगों ने या बैकवर्ड समाज के लोगों ने जिस दिन पाल राजवंश पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, मैं लिख कर देता हूँ, जीवन का परिवर्तन तुम्हारा छोड़िए, तुम्हारे परिवार के जीवन का परिवर्तन तुम कर दोगे। तुम ये कहोगे परिवर्तन क्या है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, भीम आर्मी एक घर है आप लोगों का, जो गैर बराबरी के खिलाफ इस देश में बड़ा आंदोलन है, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन है, जो ब्रिजेश पाठक जैसे लोगों के मुंह पर एक बड़ा आंदोलन है कि तुम अगर उप मुख्यमंत्री भी हो, मुख्यमंत्री भी हो, गलत करोगे तो कोई खड़ा हो ना हो, भीम आर्मी खड़ी होगी। भाई चंद्रशेखर आजाद खड़े होंगे। अभी मैं फोटो देख रहा था, चंद्रशेखर भाई को पुलिस ने घेर रखा है, कह ये नहीं जाने देंगे, शायद डिटेन कर बैठा रखा है। एक क्योंकि ब्रिजेश पाठक वहाँ लखनऊ के जब एसी के कमरे में बैठा हुआ देख रहा हूँ, भाई रावण आ गया है, अब तो मामला गलत हो जाएगा, अब तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री की भी ना चले। ऐसी लीडरशिप आपके अंदर भी मैं देखने जा रहा हूँ। ऐसी लीडरशिप होगी कोई तो देश का स्थान होगा। हमारा युवक कर क्या रहा है, किसी ने कह दिया चल भैया खड़े हो और चलो सड़क पर चलते हैं, देखते हैं कौन मुसलमान क्या कर रहा है। तो हमारा साथ का परिवार का बच्चा चला जाएगा, वो ये नहीं देखेगा कि उसे कितने नाजों से, कितनी मुश्किल से लिखा पढ़ा कर घर वालों ने बड़ा किया है। जो आपको लेके जाता है उसकी व्यवस्था जानते हो क्या है, उनकी 10, 20, 30, 50, 100, 200 कितनी पीढ़ियां पढ़ी लिखी है, हमें अंदाजा नहीं है। और अगर मैं सिर्फ पाल समाज की बात करूं तो कितनी पीढ़ियां पढ़ी लिखी होंगी, 2 पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा 3 पीढ़ी पढ़ी लिखी होंगी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी पढ़ी नहीं होगी। लिख लीजिए, कहीं और दिखा देना मुझे अगर हो तो। अब सोचिए जिनकी 100 पीढ़ियां पढ़ी लिखी है उनका खान किस पैमाने पर हुआ होगा, और जिनकी पीढ़ियां 2 और 3 पढ़ी है उनका क्या होगा, उनकी रस्मों का क्या होगा, आने वाली औलादों को क्या जवाब दोगे। सोचा कभी इस बात, इसको सोचना शुरू करो। बुजुर्गों को तो मैं कुछ कहता नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करके अब जैसे लोगों को यहाँ तक पहुँचाया। मैं तो सिर्फ युवाओं को कहूँगा कि अपने मन के अंदर आग जलाओ, गलत के खिलाफ खड़े होने की क्षमता रखो। कहीं तुम्हारे साथ गलत होगा तो ये गले में नीला पड़ना ही भीम आर्मी का प्रतीक है। जब ये पड़ा होता है तो अधिकारी छोड़िए या मंत्री तक अपनी कुर्सियां छोड़ के भागे, अधिकारी की हैसियत ही क्या है। तो इसलिए अपने आंदोलन को समझो। यहाँ जो साथी सदस्यता लेंगे उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आभार। और अभी कुछ साथी कह भी रहे थे, ये पार्टी विनय रतन चंद्रशेखर कमल वाले की नहीं है, ना ये पार्टी दलितों की है, ये पार्टी है बहुजन आंदोलन चलाने वाले लोगों की। ये पार्टी उसकी है कि जो न्याय के खिलाफ खड़ा होता है। ये पार्टी ने एक आंदोलन है अपने पुरखों के अधूरे काम को पूरा करने का, और ये काम पूरा किया जाएगा। मैं याद कर रहा हूँ काशीराम साहब को, पाल, कश्यप, बिंद, प्रजापति, कुमार, कहार, धोबी, नाई, खटीक, ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, इन
उन सबकी लीडरशिप किसी को ने पैदा की, तो शख्स का नाम मानव साहब कांशीराम है। ये उन सबकी लीडरशिप पैदा कर करके आज बड़ा पैमाने पर इस देश के अंदर आज बीजेपी के लोग ढूंढते फिरते हैं, भाई यहाँ देखो, यहाँ या कोई कुमार तो नहीं है, कोई प्रजापति तो नहीं है, कोई फलाना तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है, आज वो भी अधिकार देते घूम रहे हैं। इसका श्रेय कांशीराम साहब को रहता है। ठीक, तो इस बात को पढ़ो, आत्मसात करो। और लीडरशिप एक आदमी की नहीं चलेगी। कोई ये कहता हो कि जगदीश पाल लीडर बन गए हैं तो काम चलेगा, नहीं। जगदीश पाल जैसे 100 लीडर चाहिए जो प्रिंसेस पाठक के मुंह पर तमाचा मार सके, तो हमारी बेटी के साथ गली चौक चौराहे गड़बड़ कर देंगे। ये करना पड़ेगा मेरे भाइयों, वरना अभी तो एक बेटी का रेप हुआ है, ना जाने कितनी बेटियों के रेप होंगे, हम अपनी आंख से खड़े खड़े देखते रहेंगे। आज लड़ाई जो है राजनीति में वक्तव्यों की चल पड़ी है, लड़ाई हिंदू मुसलमान की चल पड़ी है। आपने देखा जब आप टीवी डिबेट देखते हैं, कोई कहता है रोजगार की बात हमारे टीवी डिबेट में? नहीं देखा तो जाकर देखना पिछले 2 महीने 6 महीने की टीवी डिबेट निकालकर कि कोई एक शख्स ऐसा हो जो कहे कि भाई यहाँ के युवा को रोजगार चाहिए। या हमें धर्म तो सिखाया जा रहा है, या हमें हिंदू मुसलमान में तो बांटा जा रहा है। क्या कहीं किसी स्कूल के अंदर यह बताया जाता है कि फोन कैसे तैयार होता है, फोन कैसे बन सकता है, पेन कैसे तैयार, पेन घड़ी में कैसे बनती है, ये तो नहीं सिखाया जाता। चाइना को कहा तो जाता है कि चाइना हमारा दुश्मन है, उसी के एलईडी बल्ब यहाँ बिकवाए जाते हैं, सरकार का हस्तक्षेप है। चाइना में 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा पेन पेंसिल घड़ी बनाना जानता है, कैलकुलेटर बनाना जानता है। हम सारा ग्रेजुएट हो तो कुछ नहीं जानते। समझ रहे हैं? ये जो फोन हम चला रहे हैं ना, इन फोनों का 90% मैन्युफैक्चरिंग है चाइना। ये तो वो तो वहाँ 5 साल का, 10 साल का, 15 साल, 20 साल का बैठा हुआ बेटा भारत के टैक्स के पैसे से इनकम कर रहा है। और यहाँ हम भारत के लोग, हम यहाँ जाते ढूंढते फिर रहे हैं, धर्म ढूंढते फिर रहे हैं। ब्राह्मण कह रहा है पाल समाज की लड़की इसको न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ क्षत्रिय समाज के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा तो मुख्यमंत्री है, हमारे सामने कौन जिंदा रहेगा। समझ रहे हो? और हम ताल ठोक के कह रहे हैं कि हम भीम आर्मी के लोग हैं, दूर रहना टकराने से। ठीक, तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये भी कहता हूँ इस घर को मजबूत करो। प्रमोशन में आरक्षण में किसी का कैसा लाभ होगा ये भी बताएं, बिल्कुल बताएंगे। और पढ़ लिख करके अच्छी शिक्षा की ओर चलो, धर्म की लड़ाई के चक्कर में मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, नस्लें बर्बाद होंगी, बिल्कुल ना पढ़ो। हक की लड़ाई के चक्कर में पढ़ो, हक चाहिए। कोई नेता ये कहे कि भाई आप में से बहुत से 1-2 व्यक्ति, क्या बहुत सारे लोग ऐसे जो बीजेपी प्रेमी भी होंगे, मैं नहीं कहता, भाई संघ के प्रेमी भी होंगे, संघ में रहे भी बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ बैठे हुए लोग होंगे भी। पीछे आ जाओ, सन 2002 में संघ के लोगों ने नागपुर कार्यालय पर तिरंगा लगाया था। कौन से सन में? 2002 में। कब? जब एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कर दिया और संघ की थूथू होने लगी, तब उसने 2002 में जाकर तिरंगा लगाया। और संघ की व्यवस्था में एक भी SC ST OBC का आदमी नहीं है, सारे के सारे ब्राह्मण, चित्पावन ब्राह्मण बैठे हैं वहां पर, सारे के सारे। सोचो, जहां हाई लेवल पर हमारा एक आदमी नहीं है, वो हमारे अधिकार की बात कैसे करेगा? भाई कर लेगा? नहीं कर सकता। तो अपने हक के विषय में सोचो, अपने अधिकारों के विषय में सोचो, ओबीसी को क्या क्या अधिकार चाहिए इस विषय में सोचो। बाबा साहब द्वारा लिखित आर्टिकल 340 को पढ़ो, आत्मसात करो और लड़ना शुरू करो, सवाल पूछने शुरू करो सरकार से, नालायक सरकार से, तब जाकर व्यवस्था बदलेगी। वरना वो मैंने पहले भी कहा था, वो लोग सिर्फ इस आते हैं कि रोटी खाना ही विकास है, रोटी खाना विकास है। नहीं, हमें अच्छे कपड़े भी चाहिए, अच्छी गाड़ी भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, और सारी सुख सुविधा हमें भी चाहिए जो यहाँ पर कुछ वनवादी लोगों के पास है, वो हमें भी चाहिए। इसका मन बनाओ, व्यवस्था आगे बढ़ाओ। आप सबका शुक्रिया। बस एक बात मैं आपसे कहूँगा अंत में, कोई भी कारवां तब तक नहीं चल सकता। आज आप ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करके घर चले जाओ, बस सबको पता लग जाए आपने बीमार में ज्वाइन कर ली, उससे कारवां आगे नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। भीम आर्मी का पार्टी का कारवां आगे तब बढ़ेगा तब आप यहाँ से जाकर ज्वाइन करके जाओ और अपने साथ कम से कम 10-10 लोगों को खुद ज्वाइन कराओ। पहले नहीं भैया भीम आर्मी काम कर चुकी है, संघ में भी जो ओबीसी होने भी अगले 10 साल के अंदर ओबीसी समाज का एक बड़ा जत्था युवाओं का वो भीम आर्मी के अंडरटेकिंग काम करता दिखाई देगा। फुले सॉन्ग अम्बेडकर की विचारधारा का दिखाई देगा। इतना काम हम लोग करेंगे। शुक्रिया आप सब लोगों ने मुझे सुना। आभार। सतगुरु रविदास जी की 2 लाइनों से ये अपनी बात खत्म करूंगा। जब गुरु रविदास जी क्या कह रहे हैं,
आत्मसात कीजिएगा लाइनें। हालांकि भारत में ये लाइनें आत्मसात नहीं हो सकती, भारत की कल्चर में लाइनें स्थापित नहीं हो सकती, लेकिन इसको आत्मसात कीजिएगा। ये आपके मेरे पुरखों के द्वारा कही गई चीजें हैं। गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि जात जात में जात है जैसे केतन के पात, कि जात जात में जात है जैसे केतन के पात, रैदास से मानुष न जुड़ सके जब तक जात न जात। इसका हिंदी मतलब ये है कि यहाँ जात में जाति में जाति इतनी है जैसे केले का पेड़ होता है कि एक जाति को खेड़ोगे दूसरा पत्ता आएगा, एक पेड़ को खेड़ोगे तीसरा पत्ता आएगा, तीसरा पत्ते को खेड़ोगे चौथा पत्ता आएगा। वो पेड़ तो खत्म हो जाएगा लेकिन जातियाँ खत्म नहीं, इतनी जातियाँ हैं। तो आपको सबसे पहले ये आत्मसात करना है कि अगर आपको अच्छी राह पर चलना है, सच्चाई की राह पर चलना है, अपने पुरखों के आंदोलन की राह पर चलना है, तो जातियाँ तो है लेकिन आपको जातियों से हट कर सोचना शुरू करना पड़ेगा। यही बीमारी का काम है, यही डॉक्टर अम्बेडकर का काम है, यही ईवी रामास्वामी पेरियार का कोई अगर निचोड़ है तो वो यही है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को सोचें। जातियाँ हैं ठीक है, लेकिन जाति से ऊपर उठकर सोचना शुरू करें। जिस दिन आपने ऐसा किया व्यवस्था बदल जाएगी, और जब हमारी व्यवस्था आएगी हम इस देश के स्वर्णों को भी जो हमको जिन्होंने हमको सदी अत्याचार किया उनके साथ भी न्याय करने का काम करेंगे। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। अध्यक्ष जी, आज मुजफ्फरनगर आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह से आप युवाओं को देख रहे हैं कि समाज में परिवर्तन हो रहा है? देखिए, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का काशीराम का कारवा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आज मुजफ्फरनगर के ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों के पाल समाज के बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर हैं जो पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और जो कुछ देश में चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भीम आर्मी की सदस्यता लेना, आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता लेना ही सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिल्कुल फूंक देना है। तो ये समझिए कि आज जो सदस्यता ग्रहण हो रही है ये सरकार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो मठ की परंपरा तक भूल चुके हैं, वो जो है अभी प्राइमरी स्कूलों को बंद कर देने का आदेश दे दे रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि उन स्कूलों में पढ़ता कौन है? क्या यहाँ किसी व्यापारी का, बड़े नेताओं का बच्चा उन स्कूलों में पढ़ता है या उन गरीब मजदूर किसान सर्वहारा समाज का बच्चा पढ़ता है? यानी कि बिल्कुल नस्ते नाबूद कर देने का काम किया जा रहा है। उसका एक जन जागृति अभियान भी है। पाल समाज के लोगों को पाल वंश की जानकारी देना भी है। ये सिर्फ सदस्यता अभियान ही नहीं, ये जानकारियाँ देना उन युवाओं को जिनके पुरखों ने इस देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, जिनके पुरखों ने इस देश को अपनी संपत्ति से लेकर के अपने खून से नवाजा। उनको ये भी जानकारी देना कि अपने इतिहास के विषय में पढ़ो, अपने बाप दादाओं के विषय में पढ़ो, जिनका आज नामानुसार मिटा दिया जा रहा है। माता इला भाई होलकर के संघर्ष को बताना, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के संघर्ष को बताना, डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष को बताना और ये सब बताना कि आज व्यवस्था क्या है, लड़ना सिखाना। जो सदियों हम लड़े हैं, आज कहीं ना कहीं सरकार की दोगली नीति के तहत। अब आप देखिए ना, अगर आप जो है ये देखेंगे, आप अपने थाने चेक कीजिए या कोई भी डिपार्टमेंट चेक कीजिए, एक माननीय मुख्यमंत्री जी की सब जाति के लोग बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों? कितना अन्याय अत्याचार तेजी से बढ़ रहा है, SC ST OBC पर लगातार बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा अत्याचार जो बढ़ रहा है वो उनकी सब जातीय लोग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो ये आंदोलन नहीं, देखिए, सबका साथ और सबका विनाश है। वो विकास शायद उनसे मिस्टेक हुआ है, वो शब्द है सबका साथ सबका विनाश। इस देश का मजदूर क्या खुश है? इस देश का किसान क्या खुश है? आप तो पत्रकार हैं, बताइए, पत्रकारों की हत्या नहीं हो रही है क्या? एक पत्रकार सच बोलने वाला जाए तो एक हफ्ते के बाद उसकी हत्या हो जाती है। गोरखपुर का उदाहरण है। समझिए ना, कौन खुश है यहाँ, किसका विकास हो रहा है? अभी गोरखपुर की घटना को लेकर आपने कह रहे हैं, जो गोरखपुर की घटना हुई है, एक यादव समाज की एक कथावाचक की चोटी काट दी गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शब्द तो मेरे कड़वे हैं लेकिन ये समझना पड़ेगा, जिन्होंने ये घटना की उन्होंने अपने संविधान के अनुसार जो हजारों साल यहाँ स्थापित रहा उस संविधान का प्रयोग किया, नहीं कि उन्होंने मनुस्मृति का प्रयोग किया। ये उनको देखना चाहिए जो इस प्रकार की कथा है। क्या जरूरत है कथा कहने की? जब कथा हम लोगों को सुननी चाहिए थी तब किसी ने हमें मंदिरों में घुसने नहीं दिया, कथा नहीं सुनने दी, ना भगवान को देखने दिया। आज डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से, ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर की वजह से आज हम लोग सक्षम हुए हैं। हमारा ध्यान वैज्ञानिकता की ओर होना चाहिए। आने वाली नस्लों को हम क्या सिखा रहे हैं, इस ओर होना चाहिए। हमें आने वाली नस्लों को बल्ब बनाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, पेन बनाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, घड़ी बनाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये ट्रेनिंगें देनी चाहिए। धर्म अपना आंतरिक मामला है, ठीक है। अगर वो कथा करने चले भी गए तो कौन सी मुसीबत आ गई है भाई? क्या मुसीबत है? मैं कहता हूँ, मैंने रामायण पढ़ी है, जिसकी औकात हो आकर हाथ छूकर दिखाए।
मैंने पढ़ी है महाभारत, बिल्कुल पढ़ी है। लेकिन क्या है कि वो लोग आज भी यहाँ पर संविधान को मान्यता ना दे करके वो आज भी यहाँ पर पुरानी जो व्यवस्था है उसको मान्यता देना चाहते हैं। उनका यही नियम रहा है, लेकिन उनके लिए चेतावनी भी है, भीम आर्मी खड़ी है। अभी आप देखिए कुशीनगर के अंदर एक पाल समाज की बेटी का रेप होता है, इसको आप खूब चलाइएगा। पाल समाज की बेटी का रेप होता है, बाकायदा मुकदमा दर्ज होता है, पोक्सो लगती है, जेल चले जाते हैं। लेकिन वो जेल जाने वाले होते हैं ब्राह्मण हैं। हमारे यहाँ के एक वरिष्ठ नेता है, शायद उप मुख्यमंत्री हैं, पाठक साहब, जैसे उनको जानकारी मिलती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर पोक्सो का केस खत्म होता है, वो लोग जेल से बाहर आते हैं और जिस लड़की का बलात्कार हुआ उसके परिजनों को जेल भेज दिया जाता है। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कितनी निंदनीय शर्म की बात है। अरे शर्म करो, एक 8 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, तुम जाति के आधार पर व्यक्ति को बचाना चाहते हो, कहाँ मुँह छुपाओगे जाकर के। ये कुछ हमारे देश में हो रहा है। अध्यक्ष जी, कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कावड़ यात्रा को नेम प्लेट का विवाद फिर से इस बार जोरों पर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगाई हुई है। देखो यार, ये तो सिर्फ बीजेपी और संघ के लोगों की राजनीति है। ये संघ के वही लोग हैं जो आज देशभक्ति हमें सिखाते हैं। सावरकर जो ना अंग्रेजों के सामने गुलामी मांग रहा था, और इतिहास देखो ना संघ का जाकर के, जब यहाँ आज़ादी की लड़ाई चल रही थी ना, मुसलमान अपने सिर कटवा रहा था, यहाँ के लोग अपने सिर कटवा रहे थे, और संघ के लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, 10-10 रुपये में 20-20 रुपये में दलाली कर रहे थे। ये मैं नहीं कहता, ये यहाँ की हिस्ट्री में है। ठीक रही नाम की बात, 15-20 दिन कावड़ चलती है। मैं कहता हूँ कावड़ लाने वाले साथियों से भी, आपका अपना मत है धर्म का, लेकिन अगर इस प्रकार से धर्म का मजाक उड़ाया जाएगा, ये धर्म का मजाक उड़ाना होता है। भाई कावड़ यात्रा कावड़ लेकर के जा रहा है, प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, क्षेत्र के लोग फूल बरसा रहे हैं, पानी की व्यवस्था करें। मैं दिखाऊंगा आपको 70% ज़्यादा मुस्लिम कावड़ यात्रियों के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं और पानी की व्यवस्था करते हैं, टेंट लगाते हैं। क्या कहेंगे बीजेपी के लोग? क्या संघ के लोगों के पास ही धर्म है? ये तो सिर्फ एक आडंबर है राजनीति खड़ी करने का और आपसी मनमुटाव और फूट पैदा करने का। ठीक है, ये जो नाम की राजनीति है, इसके विरोध में भीम आर्मी बिल्कुल है, बिल्कुल किसी की मतलब बर्दाश्त नहीं होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता भी हूँ, अगर किसी साथी को ठेली लगाने में कोई परेशानी हो, किसी साथी को दुकान लगाने में कोई परेशानी हो और सरकार या प्रशासन उसको परेशान करे, बीजेपी का कोई भी नेता परेशान करे संघ का, तो भीम आर्मी को सूचना दे। भीम आर्मी का झंडा डंडा दोनों मजबूत है। शुक्रिया। चंद्रशेखर आजाद जी पर आरोप लगाए एक महिला ने यौन शोषण के। देखिए, ये पहली बात तो उनका पर्सनल मामला है, लेकिन जब आपने पूछ लिया है, हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जब बहुजन आंदोलन बड़ी मजबूती से आगे की ओर बढ़ता है, तेजी से बढ़ेगा आगे की ओर, तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। और ये आरोप प्रत्यारोप पहली बार किसी में थोड़े लगे हैं, तो सब पे लगते रहे हैं। ये सब एक राजनीतिक स्ट्रक्चर होता है। जब आप किसी, खास तौर से बहुजन राजनीति में, जब आप किसी को दबा ना सको, माफिया से डरा ना सको, मीडिया से दबा ना सको। आप सोचो ना, चंद्रशेखर भाई पर गोली चली, चंद्रशेखर भाई को लालच दिए गए और चंद्रशेखर आजाद जी को डराया धमकाया, सारे काम करके देख लिए। जब कुछ नहीं हुआ तो अब आरोपों का सहारा लिया जा रहा है। ठीक है, और मेरा निवेदन है उस बहन से भी कि आंदोलन बहुत मुश्किल से खड़ा होता है, और ये आंदोलन जो है ना इतिहास लिखता है। जैसे आज़ादी के आंदोलन ने इतिहास लिखा, फूले पेरियार के आंदोलन ने इतिहास लिखा, ये आंदोलन इतिहास लिखता है। जैसे आज सावरकर को कहा जाता है कि वो गद्दार था, है और रहेगा, ऐसे ही इस आंदोलन में गलत काम करने वालों को भी गद्दारी कहा जाएगा। ठीक, और नहीं, देखिए, महिला के विरोध में हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक की लीडरशिप ने कभी कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, ना ही हम कभी करेंगे। वो भी हमारे लिए सम्मानित है। अब वो किस उसमें ऐसा करें तो वो जाने, ये सवाल तो आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं क्या जवाब दूं। ठीक है, शुक्रिया। किस तरह का प्रोग्राम आज कार्यक्रम किया गया है, किस तरह कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम? मेरे सभी पत्रकार महोदय साथियों, आज जो प्रोग्राम है ये भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का प्रोग्राम है। इसमें आज हमारे यहाँ पे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी और राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया जी आए हुए हैं। आज हमने अपने इस प्रोग्राम में गडरिया सदस्यता ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा है। इसमें हम आज भीम आर्मी को, आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे समाज ने बहुत सभी पार्टियों को आजमा के देख लिया है। हमारा कभी कहीं पे भी कोई हमारा ध्यान नहीं रखता है। जिस संख्या में हम यहाँ मुजफ्फरनगर में, जिले में और प्रदेश में हैं, उस तरह से उस अनुपात में हमें कोई अधिकार, कोई राजनीतिक, हमें कभी कुछ नहीं मिला है। अब
हमें जो महसूस हुआ है, हमने चंद्रशेखर भाई को देखा है आवाज़ उठाते हुए लोकसभा में, जिस तरह से वो आज बहुजन की आवाज़ उठा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा बहुजन समाज, बहुजन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में हमें अपने अधिकार और राजनीतिक हक मिलेंगे। चर्चा ये चुनाव भी लड़ेंगे आप मिलके चुनाव लड़ने का पूरा है, इसीलिए हम आज जुड़े हैं कि गडरिया समाज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथ रहेगा। चर्चा है कि आपके 34 वार्ड में चुनाव लड़ने की तैयारी है। मैं वार्ड 38 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं और मेरे लगभग मुजफ्फरनगर जिले में 15 जिला पंचायत जगह से गडरिया को हम चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं। 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। टिंकू पाल जी, धर्मेंद्र पाल जी, जितेंद्र पाल जी।